स्कोर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के चैप्टर नंबर 4 के उन सभी प्रश्नों को जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा। चलिए फिर देरी न करते हुए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 में बोला गया है, यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 हो तो x का मान क्या होगा? x का मान हमको इसमें ज्ञात करना है। ये वाला प्रश्न 2023 और 2025 में भी आया हुआ है। बड़ा आसान प्रश्न है। चलिए करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/x² - 2 और बराबर में 1/7। ये वैल्यू हमको दे रखी है इसने। x का मान हमको निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार से। चलिए x² - 2 की मल्टीप्लाई जब हम एक में करेंगे ना तो x² - 2 ही हमारा आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही 7 की मल्टीप्लाई एक में करने पर कितना आएगा? 7 आ जाएगा। माइनस का 2 जब दाईं ओर जाएगा क्या होगा भाई? प्लस का 2 बन जाएगा। यानी x² बराबर हो जाएगा आप लोगों का 7 जमा 2। x² का मान आ जाएगा हमारा 7 जमा 2 कितना भाई? 9। अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है ना? चलिए ले लेता हूँ फिर मैं। ये हो जाएगा √x² और बराबर में √9। और यहाँ पर क्या होगा भाई? यहाँ पर स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली x बचेगा। और √9 का मान कितना होता है? √9 का मान हो जाता है हमारा +-3। √9 का मान हो जाता है +-3। तो x का मान आ गया हमारा +-3 और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन बी के अंदर भी +-3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 के अंदर बोला गया है, द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 3 बराबर 0 के मूल है। यानी हमको मूलों की प्रवृत्ति बतानी है। और ये वाला प्रश्न जो है ना हमारा 2025 में भी आया हुआ है। ठीक है। मूलों की प्रवृत्ति बताने के लिए हम क्या करते हैं? मूलों की प्रवृत्ति बताने के लिए हम क्या करते हैं? विविक्त कर निकाल करके देखते हैं और विविक्त कर को ना हम d से रिप्रेजेंट करते हैं और d बराबर हमारा क्या होता है? b² - 4ac। ये तो सबको पता होगा। चलिए फिर इस प्रश्न को हम करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? जो समीकरण हमको दे रखी है एक बार इसको नोट कर लेंगे। ये हो जाएगा 3x² + 5x + 3 और बराबर में 0। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। कितना मान लेंगे भाई इसको? समीकरण 1। अब कुछ नहीं करना, समीकरण 1 की मानक द्विघात समीकरण से तुलना कर देनी है, जो कि होता है हमारा ax² + bx + c बराबर 0। तुलना करने से क्या होगा? a, b और c का मान निकल के आ जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। a बराबर आ जाएगा हमारा 3, b बराबर आएगा 5 और c बराबर आ जाएगा हमारा 3। a, b, c का मान हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे भाई? विविक्त कर निकाल के देख लेंगे, जो कि होता है हमारा d बराबर b² - 4ac। चलिए निकाल लेते हैं भाई। कितना आएगा भाई? b² करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा -4। a का मान कितना है? 3 और c का मान 3। इसको हल कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और आगे आएगा 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 आ जाएगा। या फिर d बराबर कितना हो जाएगा? 25 - 36 कितना होता है? -11। यानी d का मान आ जाएगा हमारा -11, जो कि 0 से छोटा है। यानी जो d का मान है हमारा कैसे है भाई? 0 से छोटा है। अब इसमें 3 कंडीशन बनती है हमारी। तीनों की तीनों कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है। कौन कौन सी कंडीशन बनेगी वो देख लीजिए। पहली कंडीशन में क्या होता है? d का मान हमारा 0 से बड़ा आता है भाई। कैसा आता है? d का मान हमारा 0 से बड़ा आता है। और अगर d का मान हमारा 0 से बड़ा है तो याद रखना है आप लोगों को, जो मूल होंगे हमारे वो भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। दूसरी कंडीशन में क्या होता है भाई? दूसरी कंडीशन में जो d का मान है वो हमारा 0 के बराबर आ सकता है। और अगर d का मान हमारा 0 के बराबर आता है तो जो मूल होंगे हमारे वो बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है। तीसरी कंडीशन देख लीजिए, जो कि लास्ट है। इसमें क्या होता है? d का मान हमारा 0 से छोटा आ जाता है। और अगर d का मान हमारा 0 से छोटा आता है तब क्या होगा भाई? d का मान अगर 0 से छोटा है तो मूल हमारे काल्पनिक हो जाएगी, यानी कि वास्तविक नहीं होगी। ये तीनों कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है। अब इन तीनों कंडीशन में जो हमारी कंडीशन बनी है वो लास्ट वाली बन गई है। जो d का मान है हमारा वो 0 से छोटा आया हुआ है, तो मूल कैसे हो जाएंगे हमारे? मूल वास्तविक नहीं होंगे। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है हमको वास्तविक नहीं। ऑप्शन सी के अंदर क्या दे रखा है हमको? वास्तविक नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ प्रश्न नंबर 2 भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में बोला गया है, समीकरण 3/x - 2x बराबर 2/x का क्या हल होगा? ये वाला प्रश्न 2022 और 2023 में भी दिया हुआ है। हल ज्ञात करने से मतलब क्या है हमारा? हल ज्ञात करने से मतलब हमारा x का मान निकालने से है। ठीक है। चलिए इसको करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इसको एक बार नोट कर लेंगे। ये हो जाएगा 3/x - 2x और बराबर में आएगा 2/x। क्लियर? इतना कर लिया भाई। इतना करने के बाद इसको आगे सरल कर लेते हैं। कितना बनेगा आप लोगों का? 3 माइनस x की मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 2x में तो कितना बनेगा? 2x² और बटे में आ जाएगा आप लोगों का x।
बराबर में चल रहा है 2/x। क्लियर। अब इस वाले x को और इस वाले x को हम कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि दोनों को दोनों हमारे डिवाइड में है। जो चीज हमारे दोनों साइड डिवाइड में होती है ना, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो x से x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई? x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। जो कुछ बच गया उसको नोट कर लेते हैं। कितना बच गया? 3 माइनस 2x² और बराबर में बच गया हमारा 2। ठीक है। अब इस 3 को मैं क्या करूंगा भाई? इस 3 को ना मैं दाई ओर लेकर के आऊंगा। दाई ओर जाने पर 3 क्या होगा? आप लोगों का प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। तो बाई ओर बच गया हमारा -2x² और दाई ओर हो जाएगा हमारा 2 - 3। 2 - 3 का मतलब कितना होता है भाई? 2 - 3 का मतलब है 1, वो भी माइनस का। तो माइनस का 1 लिख लिया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 हमारा मल्टीप्लाई में है, अगर मैं दाई ओर लेकर के जाऊंगा ये जाएगा डिवाइड में। यानी x² बराबर आ जाएगा हमारा कितना? 1/2। क्लियर। अब हमको तो क्या करना है अभी? हमको x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बाई ओर बन जाएगा √x² और दाई ओर हो जाएगा √1/2। ठीक है भाई। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली x बचेगा। ठीक है। और √1/2 का जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 कितना होता है? ये होता है प्लस माइनस √1/2। कितना होता है? प्लस माइनस √1/2। या फिर या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? x बराबर प्लस माइनस, भाई एक का वर्गमूल तो एक ही रहेगा ना हमारा, और अपॉन में आ जाएगा √2। यानी x बराबर आ गया प्लस माइनस 1/√2। और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए के अंदर ही हमको प्लस माइनस 1/√2 दिया हुआ है। ठीक है ना? ऑप्शन ए के अंदर ही हमको दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में बोला गया है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान क्या होगा? हमको क्या करना है? इसमें k का मान निकालना है। और ये वाला प्रश्न 2019, 20, 23, 24 और 25 में ऑलरेडी आया हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। चलिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो समीकरण हमको दे रखा है उसको एक बार नोट कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3x² - 6x + k = 0। इसको नोट कर लिया और इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। क्लियर। इतना करने के बाद क्या करना है भाई? जो मानक द्विघात समीकरण होता है हमारा, क्या होता है? ax² + bx + c = 0। मानक द्विघात समीकरण से समीकरण 1 की तुलना कर देंगे। तुलना करने पर a, b और c का मान हमको निकालना है। तो a का मान आ जाएगा हमारा 3, b का मान आएगा हमारा -6 और c का मान आ जाएगा हमारा k। a, b और c का मान हमने निकाल लिया। अब इसने क्या बोला था भाई? मूल समान है। मूल कैसे है? समान। और अगर मूल समान है तो जो हमारा वियुक्त कर होता है d होता है, जिसका मान b² - 4ac होता है, वो 0 के बराबर हो जाता है। चलिए एक बार यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं। यदि मूल समान है तब क्या होता है भाई? d बराबर हो जाता है हमारा 0। d बराबर हमारा हो जाता है 0 और d का मान ही हमारा क्या होता है? d का मान होता है हमारा b² - 4ac और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब कुछ नहीं करना, b² - 4ac के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है a, b और c की। चलिए रख देते हैं। b के मान था हमारा -6, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा -4 और a का मान आया था हमारा 3, c का मान था हमारा k। ये आ जाएगा बराबर 0 के। -6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? -6 का स्क्वायर होता है प्लस का 36, -4 × 12 और मल्टीप्लाई में के हमारा चल ही रहा है बराबर 0। प्लस का 36 है, दाई ओर जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा। -12 के बराबर बनेगा आप लोगों का माइनस का 36। माइनस से माइनस कैंसिल, कितना बच जाएगा भाई? ये बच जाएगा हमारा 12 के बराबर प्लस का 36। या फिर के बराबर आ जाएगा, जो 12 मल्टीप्लाई में था वो जाएगा डिवाइड में, तो 36/12 हो जाएगा। और 36/12 का मतलब होता है हमारा 3। यानी के बराबर आ गया हमारा 3 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन के अंदर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है हमको 3, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में बोला गया है, यदि समीकरण x² - 4x + a = 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमको ये बताना है। समझ में आई बात? इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमको ये बताना है। और ये वाला प्रश्न 2024 में भी आ चुका है। चलिए इसको करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो समीकरण हमको दे रखी है उसको एक बार नोट कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा x² - 4x + a और बराबर में 0 और इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। इतना कर लिया। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? मानक द्विघात समीकरण से इसकी तुलना कर कर a, b और c का मान निकाल लेंगे। चलिए a बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा जो x² का गुणांक होगा वो,
और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितने हैं आप लोगों का 1, तो ए का मान आ गया 1। ऐसे ही बी बराबर आ जाएगा जो एक्स का गुणांक होगा यानी -4, तो बी बराबर आ जाएगा -4। और सी बराबर हो जाएगा आप लोगों का अचर पद, अचर पद यहाँ पर है ए। इस तरह तुम ए बी और सी का मान निकाल लोगे, निकाल लिया भाई। अब इसने बोला है कोई वास्तविक मूल नहीं है, समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर कोई वास्तविक मूल नहीं है तो हमेशा याद रखना बी स्क्वायर -4 ए सी का मान यानी विविक्त कर हमेशा 0 से छोटा होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। बी स्क्वायर -4 ए सी का मान 0 से छोटा होगा। अब भाई इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं -4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बी की वैल्यू कितनी थी -4, तो -4 का स्क्वायर हो गया। -4 ए का मान 1 आ गया और सी का मान कितना आया था हमारा ए, ये छोटा हो जाएगा 0 से। ठीक है भाई, -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा +16। कितना आएगा भाई, +16। और आगे आ जाएगा -4 ए, छोटा हो जाएगा 0 से। समझ में आई बात, इतना कर लिया। इतना करने के बाद क्या करूंगा मैं, -4 ए को इधर लेके जाऊंगा दाई ओर, तो क्या बनेगा भाई 16, छोटा हो जाएगा किससे, 4 ए से। ये हो गया भाई। या फिर इसको पलट के लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4 ए बड़ा हो जाएगा 16 से, है ना। बात तो एक ही है भाई, बात तो एक ही है। कर सकते हैं ऐसे, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए ऐसे कर लिया मैंने। अब देखो 4 मल्टीप्लाई में है हमारा, किसमें है भाई, 4 मल्टीप्लाई में है। अगर 4 को मैं दूसरी साइड लेकर के जाऊंगा ये डिवाइड में जाएगा, है ना। तो ए बड़ा हो जाएगा हमारा किससे भाई, 16/4 से। और 16/4 को जब मैं हल करूंगा आगे तो 16 जाएगा 4 से 4 बार, यानी कि जो ए का मान है वो आ जाएगा 4 से बड़ा। ए का मान क्या आएगा भाई, 4 से बड़ा। ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है हमको A > 4, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 के अंदर बोला गया है यदि समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 है तो k का मान क्या होगा। और ये वाला प्रश्न 2019, 23, 24 और 25 में भी आ चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। सबसे पहले जो समीकरण हमको दे रखी है एक बार इसको नोट कर लो, x² - 4x + k और बराबर में 0, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, और समीकरण 1 का जो एक मूल है हमारे पास वो कितना है, 6। अगर 6 दिए गए समीकरण का एक मूल है तो x बराबर 6 अगर मैं समीकरण के अंदर रखूंगा तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। चलिए फिर कर लेते हैं, x बराबर 6 रख देते हैं। समीकरण के अंदर क्या रखते हैं, x बराबर 6। x बराबर 6 रखने पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा भाई स्टार्टिंग में, -4 गुना में x है तो 6 आ जाएगा और प्लस k बराबर 0, ये हो जाएगा भाई। 6 का वर्ग कितना होता है, 36, माइनस 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, 24। ठीक है, और प्लस में चल रहा है आप लोगों का के और बराबर में आ जाएगा 0। 36 - 24 करोगे तो कितना बचेगा, 12 प्लस के और बराबर में 0। अब अगर मैं 12 को दाई ओर लेकर के जाऊंगा तो 12 प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, यानी के बराबर आ जाएगा -12। के बराबर आ जाएगा हमारा कितना भाई, -12। और के का मान ही तो इस वाले प्रश्न के अंदर निकालना था, तो के बराबर -12 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए के अंदर ही हमको के बराबर -12 दिया हुआ है। ऑप्शन ए के अंदर ही हमको के बराबर -12 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगा प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 के अंदर बोला गया है समीकरण 3x² - 4x - k = 0 का विविक्त कर 88 है तो के का मान क्या होगा। के का मान हमको निकालना है, विविक्त कर हमको दे रखा है। ठीक है ना, चलो ये करना शुरू कर देते हैं। एक बार इस समीकरण को नोट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x² - 4x - k और बराबर में 0, इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। क्या नाम दे देंगे भाई, समीकरण 1 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, मानक द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करके ए बी और सी का मान निकाल लेंगे। तो ए बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 3, बी बराबर आएगा जो एक्स का गुणांक होगा यानी -4, और सी बराबर आ जाएगा अचर पद -k। ए बी सी का मान निकाल लिया। अब हमको वियुक्त कर दे रखा है भाई 88, और वियुक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, b² - 4ac। वियुक्त कर बराबर क्या होता है, b² - 4ac। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। इतना कर दिया। इतना करने के बाद कुछ नहीं करना भाई, जो वैल्यू हमको दे रखी है ना सभी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देते हैं। वियुक्त कर 88 था तो वियुक्त कर के नीचे आ जाएगा 88 बराबर b² - 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, ए का मान 3 था और सी का मान था -k। सब मान मैंने रख दिए। अब इसको हल कर लेते हैं भाई। 88 बराबर कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16, माइनस, अब यहाँ पर देखना माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस क्या होगा भाई, प्लस हो जाएगा। और आगे हो जाएगा 4 × 12 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा के। ये कर लिया। अब 16 हमारा प्लस का है, अगर मैं इसको बाई ओर लेकर के जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 88 - 16 बन जाएगा और बराबर में चल रहा है आप लोगों का 12 के।
ठीक है भाई। अब 88 माइनस 16 कर लेते हैं, कितना बचेगा? 8 में से 6 जाकर के 2 बच जाएगा और 8 में से 1 जाकर के बचेगा 7, यानी 72 बराबर 12 के आ जाएगा। या फिर के बराबर कितना हो जाएगा भाई? के बराबर हो जाएगा 72/12, क्योंकि 12 हमारा मल्टीप्लाई में था, इसलिए क्या बन गया? 72/12 बन गया। या फिर के बराबर कितना आ जाएगा? 12×6 = 72, 6 आ जाएगा। के का मान कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन के अंदर देख लेते हैं। ऑप्शन सी के अंदर हमको 6 दे रखा है भाई। ऑप्शन सी के अंदर हमको क्या दे रखा है? 6 दे रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ प्रश्न नंबर 7 भी समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 के अंदर बोला गया है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगी। यानी कि लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण हमारी क्या बनेगी, हमको बताना है। और ये वाला प्रश्न 2023 और 2025 में भी आ चुका है। चलिए इस वाले प्रश्न को करना शुरू कर देते हैं। अब इस प्रश्न को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको लंबाई और चौड़ाई को मानना पड़ेगा, ठीक है ना? लंबाई और चौड़ाई को मानना पड़ेगा। लंबाई और चौड़ाई को ना मान के हम एक को मान लेते हैं, ठीक है? एक को मानने से भी हमारा काम चल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं खाली चौड़ाई को मान लेता हूँ भाई। क्या करता हूँ? चौड़ाई को मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माना आयताकार खेत की चौड़ाई बराबर x मीटर है, तब उसकी लंबाई क्या होगी भाई? तब लंबाई क्या हो जाएगी? तब लंबाई लंबाई क्या हो जाएगी? अब यहाँ पर देखना, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई हो जाएगी x प्लस 1 मीटर। कितनी हो जाएगी? x प्लस 1 मीटर हो जाएगी। ठीक है। अब उसने क्या दे रखा है? ऊपर वाली लाइन में चलो, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है ना? तो यहाँ पर एक बार प्रश्न अनुसार लिख देंगे। ये मैंने लिख दिया। अब एक बात बताइए भाई, हमारे पास चौड़ाई भी है, लंबाई भी है, तो क्या हम उस आयताकार खेत का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं बिल्कुल। और हमारे पास क्षेत्रफल ऑलरेडी इसने दे रखा है 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना? 30 मीटर स्क्वायर। चलिए करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी हमको, आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब कुछ नहीं करना भाई, इसके अंदर मान रखना है खाली, ठीक है ना? आयताकार खेत का क्षेत्रफल हमको कितना दे रखा था? 30 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर आ गया। और बराबर में आ जाएगा लंबाई कितनी है? एक्स प्लस एक। एक्स प्लस एक और मल्टीप्लाई में चौड़ाई आ जाएगी जो कि एक्स है। इसको हल कर लेते हैं भाई। 30 बराबर कितना हो जाएगा? एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक्स की मल्टीप्लाई करनी है प्लस एक में, ये आ जाएगा एक्स। क्लियर? अब 30 को भी मैं दाई ओर लेकर के जाता हूँ तो कितना हो जाएगा? इधर तो जीरो बच जाएगा आप लोगों का, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। या फिर इसको पलट के लिख दो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। और ये आप लोगों की द्विघात समीकरण बन जाएगी। समझ में आई बात? ये आप लोगों की द्विघात समीकरण बन जाएगी। चलिए ऑप्शन के अंदर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30। ऑप्शन ए नहीं हो सकता है भाई। ऑप्शन बी के अंदर क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 बराबर 0। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। क्या बोला मैंने? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 के अंदर बोला गया है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। और ये वाला प्रश्न जो है ना 2020 और 2022 में भी आया हुआ है। चलिए इसको करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो समीकरण हमको दे रखा है एक बार उसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का क्या भाई? यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और बराबर में 0। इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। इतना कर लिया। इतना करने के बाद क्या करेंगे? इस समीकरण की मानक द्विघात समीकरण से तुलना करके ए बी और सी का मान निकाल लेंगे। ठीक है। चलो सीधा सीधा निकाल लेते हैं। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर कितना आ जाएगा भाई आप लोगों का? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो ए का मान होता है, ठीक है ना? एक्स स्क्वायर का गुणांक इस वाले समीकरण में क्या दे रखा है? 1। तो ए का मान आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। बी का मान क्या आएगा? जो एक्स का गुणांक होगा यानी -7। ऐसे ही सी बराबर आ जाएगा हमारा 12। समझ में आई बात? ए बी और सी का मान हमने निकाल लिया। अब समीकरण एक के मूलों की व्युत्क्रमों का योग हमको निकालने के लिए बोला गया है। तो हम क्या कर लेते हैं? समीकरण एक के कुछ मूल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अल्फा और बीटा मान लेते हैं। चलिए, है ना? तो यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, माना समीकरण एक के मूल अल्फा तथा बीटा है। तब क्या होगा भाई? तब मूलों का योगफल देख लेते हैं क्या निकल के आएगा हमारा। मूलों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा? माइनस बी अपॉन ए के। भाई मूलों का योगफल ऐसे ही तो निकालते थे, है ना? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। इसके अंदर मान रख देते हैं। चलिए रख देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा भाई? माइनस बी का मान कितना है? माइनस का 7। और ए का मान आया हमारा 1। कितना आया? 1। ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा भाई? प्लस का 7 आ जाएगा। कितना आएगा? प्लस का 7। चलिए मूलों का योगफल हमने निकाल लिया।
अब मूलों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा ये बराबर होता है हमारा सी अपॉन ए के। इसके अंदर भी मान रख देते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा, सी का मान कितना था हमारा 12 और ए का मान है हमारा 1, यानी अल्फा इंटू बीटा का जो मान आया है हमारा वो कितना है 12। चलिए मूलों का गुणनफल भी हमने निकाल लिया। अब हमको क्या बोला इसने, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करने के लिए बोला, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे तब मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल बराबर क्या आएगा भाई, क्या आएगा, अल्फा का हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा और बीटा का हो जाएगा हमारा 1 अपॉन बीटा, ठीक है। ये योगफल आ जाएगा, इसको हल कर लेते हैं भाई। हल करने के लिए क्या करेंगे, हल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे एक में, कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा हमारा बीटा, ठीक है। उसके बाद जो अल्फा है, अल्फा की मल्टीप्लाई फिर हम एक में कर लेंगे, इस वाले में कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना भाई प्लस अल्फा, अपॉन करेंगे और नीचे क्या आएगा भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो कुछ भी आएगा वो आ जाएगा नीचे, क्या बनेगा अल्फा इंटू बीटा, नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसको सही से लिख देता हूं मैं आप लोगों को समझाने के लिए, ऊपर बीटा प्लस अल्फा बना है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और नीचे है हमारा कितना भाई अल्फा इंटू बीटा। अब कुछ नहीं करना, इसके अंदर मान रख देना है, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना आया था प्लस का 7, और अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा कितना आया 12, तो ये हो जाएगा 7/12, यानी कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल आ गया हमारा 7/12, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 के अंदर बोला गया है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। समझ में आई बात, मूल ज्ञात करने के लिए बोला गया है, और ये वाला प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है, जबकि 2019 और 2024 में भी आ चुका है ये वाला प्रश्न। चलिए इसको करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो समीकरण हमको दे रखा है उसको लिख लेते हैं, यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ हल, उसके बाद इसको हल करना शुरू कर देते हैं। समीकरण लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3x² माइनस 2√6 और इंटू में x प्लस 2 और बराबर में 0, इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। क्या नाम दे देंगे भाई, समीकरण 1। समझ में आई बात, समीकरण 1 नाम दे दिया। अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल कर लेते हैं एक बार। क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा हल कर लेंगे। हल करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो हमारा अचर पद है भाई इसकी मल्टीप्लाई कर लूंगा x² के गुणांक के साथ में। x² का गुणांक हमारा कितना है 3, तो 3 की और 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा, प्लस का 6 आ जाएगा भाई, कितना आएगा प्लस का 6 आ जाएगा। समझ में आई बात, प्लस का 6 आ जाएगा। उसके बाद में ऐसे करके 2 एरो लगा लूंगा यहाँ पर, है ना, 2 तीर के निशान बना लूंगा, एक के नीचे लिख दूंगा योग और दूसरे के नीचे लिख दूंगा गुणा। क्या लिख दूंगा भाई, गुणा। गुणा के नीचे तो आप लोगों का 6 ही आ जाएगा, लेकिन योग के नीचे क्या आएगा, जो x का गुणांक है, और x का गुणांक हमारा कितना है भाई, x का गुणांक है हमारा माइनस का 2√6, कितना है माइनस का 2√6, ये आ गया। चलिए इतना कर लिया। अब इसके आगे कैसे करना है भाई, इसके आगे आप लोगों को करना क्या है वो देख लीजिए। आप लोगों को 6 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, 6 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनका योगफल तो आए माइनस का 2√6 और गुना करके आए 6, ऐसे 2 टुकड़े करने हैं 6 के। तो क्या क्या हो सकते हैं, मेरी समझ में तो 2 टुकड़े आ रहे हैं आप लोगों के, क्या क्या, -√6 और -√6। अगर मैं ऐसे करता हूँ, देखो यहाँ पर -√6 और -√6 कितना हो जाएगा, माइनस का 2√6 हो जाएगा। और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और √6 की √6 में मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब समीकरण 1 के अंदर जो हमारा चर है वो x दे रखा है, तो इन दोनों के साथ में x भी चिपका देंगे ऐसे करके, ठीक है भाई, ऐसे करके x भी चिपका देंगे। अब जो कुछ भी हमारा ये बन गया ना, इसको बीच वाले पद की जगह पर रख देंगे, बीच वाले पद को मिटा करके इसको लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या आप लोगों का, यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 3x² माइनस √6x माइनस √6x और प्लस का 2 और बराबर में 0। इतना कर लिया। इतना करने के बाद आप लोगों को जोड़े बनाने हैं भाई, क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। जोड़ा बना लिया। अब पहले वाले जोड़े से क्या कॉमन आएगा वो देख लीजिए, पहले वाले जोड़े से क्या उभनिष्ठ आएगा। पहले वाले जोड़े से आप लोगों का √3 कॉमन आ जाएगा, कितना आएगा भाई √3, और साथ में x भी कॉमन आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा भाई, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर आप लोगों को बच जाएगा √3 और मल्टीप्लाई में x। आगे देख लीजिए, x तो कंप्लीट बाहर ले लिया तुमने, √6 में से √3 बाहर लेने पर बचेगा माइनस का √2। समझ में आई बात, माइनस का √2। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए क्या हो जाएगा। अब देखना ये प्लस का है आप लोगों का और ये माइनस का, ऊपर जहाँ पे मैंने जोड़ा बनाया था यहाँ पर देखना ये माइनस का है और ये प्लस का, तो साइन दोनों के दोनों क्या है भाई, दोनों के साइन तुम्हारे अपोजिट है, यानी कि विपरीत है। तो साइन सेम करने के लिए क्या करेंगे, एक माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे भाई, माइनस। अब ये देख लीजिए ऊपर जो जोड़ा है हमारा, इसके अंदर से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, √6 और 2 में हमारा कॉमन आ जाएगा √2, कितना आएगा √2।
और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा हमारा, √6 में से √2 कॉमन लेने पर बच जाएगा आप लोगों का √3 और इंटू में x लग जाएगा प्लस 2 के अंदर से जब √2 कॉमन लोगे तो √2 ही बच जाएगा और बराबर में आ जाएगा 0। दोबारा से फिर क्या करोगे, दोबारा से फिर जोड़े बना लेने हैं भाई ऐसे करके, ठीक है ना। इस बार कॉमन क्या आएगा, इस बार कॉमन आ जाएगा √3 इंटू एक्स माइनस √2, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे और दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, √3 इंटू एक्स माइनस √2 और ये बराबर आ जाएगा 0 के। समझ में आई बात। अब दोनों गुणनखंड को जो हमारे आई है इनको दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रख देंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि यदि √3 इंटू एक्स माइनस √2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा भाई, x बराबर आ जाएगा आप लोगों का जो √2 है वो इधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का √2, ठीक है। और जो √3 आप लोगों का मल्टीप्लाई में था जब इधर जाएगा ना तो ये जाएगा आप लोगों का डिवाइड में, ये जाएगा आप लोगों का डिवाइड में, तो कितना बनेगा √2 बटे √3। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा, √2 बटे √3 आ जाएगा। समझ में आई बात। अब दूसरे वाला जो गुणनखंड है वो भी हमारा सेम ही है, दूसरा वाला गुणनखंड भी हमारा सेम ही है, क्या है, √3 इंटू एक्स माइनस √2 और बराबर 0। तो यहाँ से भी जो x का मान आएगा हमारा, x का मान यहाँ से भी सेम ही आ जाएगा, यानी √2 बटे √3 ही आ जाएगा, √2 बटे √3, √2 बटे √3 ही आ जाएगा। समझ में आई बात भाई, √2 बटे √3 ही आ जाएगा। इसलिए जो हमारे मूल हो गए वो क्या क्या हो जाएंगे, जो हमारे मूल हो गए वो हो जाएंगे √2 बटे √3 कोमा √2 बटे √3 और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 10 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 में बोला गया है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हो। ये प्रश्न 2019 में भी आया हुआ है। चलिए इस प्रश्न को करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं मूलों का योगफल बराबर हो जाएगा किसके भाई, 3 प्लस 1/3 के, और 3 में 1/3 जोड़ोगे तो कितना होगा, 3 3 9 और जमा 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 10/3। कितना आएगा भाई 10/3। ऐसे ही मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मूलों का गुणनफल और ये बराबर आ जाएगा भाई किसके, 3 गुना 1/3 के। अब देखना भाई 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। तो मूलों का गुणनफल आ जाएगा हमारा कितना भाई 1, मूलों का गुणनफल कितना आएगा 1 आ जाएगा। इतना कर लिया, इतना करने के बाद द्विघात समीकरण निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे तब द्विघात समीकरण होगी, तब द्विघात समीकरण क्या होगी आप लोगों की, द्विघात समीकरण हो जाएगी x² माइनस मूलों का योगफल, क्या लिखोगे भाई यहाँ पर, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, योगफल और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आप लोगों का x और प्लस में आएगा मूलों का गुणनफल, क्या भाई, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल और ये बराबर हो जाएगा आप लोगों का 0 के, ठीक है। इसके अंदर मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x² माइनस मूलों का योगफल कितना आया था हमारा, मूलों का योगफल आया था 10/3, तो 10/3 यहाँ पर रख दिया मैंने, मल्टीप्लाई में x है तो x लगा दिया, प्लस मूलों का गुणनफल कितना था 1, 1 रख दिया और बराबर आ गया 0 के, ठीक है। या तो आप लोग यहाँ पर छोड़ोगे आंसर लिख करके तब भी ठीक हो जाएगा, या फिर एक काम कर लीजिए जो 3/में आया है ना इसको सरल कर लीजिए। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इस 3 की x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस 10x तो सेम ही आ जाएगा आप लोगों का। अब 3 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा और टोटल के अपन में हो जाएगा आप लोगों का 3 और बराबर में आ जाएगा 0, ठीक है भाई, ये बन गया। अब ये 3 डिवाइड में है, अगर मैं दाई ओर लेकर के जाऊंगा तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में, और 0 में मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएगा, 3 0 के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा आप लोगों का 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। और ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 के अंदर बोला गया है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2kx प्लस 2m बराबर 0 के मूल x बराबर 2 तथा x बराबर 3 है तो k और m के मान ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न 2022 में भी आया हुआ है। चलिए इसको करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हल लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो समीकरण हमको दे रखा है इसको नोट कर लेंगे, 3x² माइनस 2kx प्लस 2m और बराबर में आ जाएगा 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। इतना करने के बाद अब आप लोग एक बात बताइए, x बराबर 2 तथा x बराबर 3 द्विघात समीकरण के मूल है। x बराबर 2 और x बराबर 3 अगर मैं समीकरण के अंदर रखता हूँ तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा क्योंकि ये समीकरण के मूल है। चलिए फिर x बराबर 2 सबसे पहले समीकरण के अंदर रख के देख लेते हैं क्या बनेगा आप लोगों का। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए भाई रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 3 मल्टीप्लाई x² यानी 2 का स्क्वायर
-2k और मल्टीप्लाई में आएगा आप लोगों का 2 प्लस 2m और बराबर में 0। इसको हल कर लेते हैं भाई। 3 गुना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस 2 दूनी 4k और प्लस में 2m बराबर में आ जाएगा 0। आगे देखिए 4 3 12 हो जाएगा, 12 माइनस 4k प्लस 2m और बराबर में 0। ये कर लिया भाई। अब देखना ध्यान से भाई, अगर मैं इस 12 को इधर लेकर के जाता हूँ तो ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस का, तो यहाँ पर बनेगा -4k प्लस 2m और बराबर में आ जाएगा -12। क्लियर भाई, -12। इतना कर लिया। इतना करने के बाद क्या कर सकते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं भाई, ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब क्या करना है अभी, x बराबर 2 तो मैंने रख दिया। अब मैं दोबारा से x बराबर 3 रख देता हूँ समीकरण 1 के अंदर, तो यहाँ पर लिख देता हूँ x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। देखिए भाई x बराबर 3 रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना x स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2k और मल्टीप्लाई में x है यानी मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा और प्लस में 2m और बराबर में 0। ये हो जाएगा 3 गुना 3 का स्क्वायर 3 3 हो जाएगा माइनस यहाँ पर बनेगा 6k और प्लस में आ जाएगा 2m और बराबर में 0। ठीक है भाई, इतना हो गया। इतना करने के बाद इसको आगे हल कर लेते हैं। 9 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 की 3 में मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 9 27 27 और आगे बन जाएगा आप लोगों का माइनस का 6k और प्लस का 2m और बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है भाई। अब 27 को अगर मैं दाई ओर लेकर के जाऊंगा तो ये माइनस में जाएगा, ठीक है, 27 को अगर मैं दाई ओर लेकर के जाता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का। चलिए इसको लिख देते हैं फिर, -6k प्लस 2m और बराबर में आ जाएगा माइनस का 27। इसको नाम दे देंगे समीकरण 3। क्या नाम देंगे भाई, इसको समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब समीकरण 3 और समीकरण 2 के अंदर देखिए ध्यान से, ठीक है, समीकरण 3 के अंदर 2m प्लस का है और समीकरण 2 के अंदर भी 2m प्लस का है ना। अगर मुझको इसको कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा भाई। तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले समीकरण 2 को नोट कर लेते हैं जो कि थी -4k प्लस 2m और बराबर में आ जाएगा -12। ये हो गए हमारे समीकरण 2। ठीक है भाई, समीकरण 3 को नोट कर लेते हैं। इसके नीचे कितना हो जाएगा, -6k प्लस का 2m और बराबर में आ जाएगा -27 और ये हो गई हमारी समीकरण 3। चलिए घटा देते हैं भाई फिर। घटाने पर क्या होगा, जो समीकरण 3 है इसके साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का और जो माइनस का है प्लस का, यानी कि यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। ये कर लिया। अब जो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, प्लस 2m से माइनस का 2m कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो कुछ बच गया भाई उसको सरल कर लो, माइनस का 4k है और प्लस का 6k है तो कितना बचेगा, प्लस का 2k बच जाएगा। कितना बचेगा भाई, प्लस का 2k बच जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस के 12 और प्लस का 27। तो कितना बचेगा भाई, प्लस के 27 में से 12 माइनस कर लेंगे तो 7 में से 2 जाकर के बचेगा 5। आगे देख लीजिए, 2 में से 1 जाकर के बचेगा 1, 15 आ जाएगा। या फिर के बराबर कितना आ जाएगा, 15/2। के का मान कितना आ जाएगा भाई, 15/2। अब कुछ नहीं करना, जो के का मान हमारा आया है ना, इसको समीकरण 1 2 या 3, समीकरण 1 के अंदर नहीं रखेंगे, समीकरण 2 या 3 में से किसी के भी अंदर रख देंगे। तो यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ से हमारा एम का मान निकल के आ जाएगा। चलिए रख देते हैं इसको। मैं क्या करता हूँ, के बराबर 15/2 समीकरण 2 के अंदर रख देता हूँ, तो यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा भाई, देख लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा -4, के का मान आएगा फिर 15/2 और प्लस में आ जाएगा 2m और बराबर में आएगा -12। हल कर लेते हैं भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया। -2 की मल्टीप्लाई 15 में करूंगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा -30। आगे कितना बन गया, प्लस का 2m और बराबर में -12। अब माइनस के 30 को अगर मैं दाई ओर लेकर के जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 30, यानी 2m बराबर बनेगा आप लोगों का प्लस का 30 और -12 पहले से था ही इधर, तो ये बन गया। आगे हल कर लेते हैं भाई, 2m बराबर कितना आएगा, 30 माइनस 12 करेंगे तो कितना बनेगा, 18 बन जाएगा। या फिर m बराबर कितना आएगा, 18/2 और 18/2 का मतलब कितना है, 9, यानी m बराबर आ जाएगा आप लोगों का 9। m बराबर कितना आ जाएगा भाई, 9। और हमको m और k का मान ही तो निकालना था, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, k बराबर 15/2 और m बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 12 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में बोला गया है, निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अब स्थिति क्या है वो देख लीजिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है।
और ये वाला पर्सन एनसीईआरटी से लिया गया है। चलिए इसका हल देख लेते हैं कैसे करने हैं भाई। इसका हल करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो चौड़ाई है, चौड़ाई को मान लेंगे खाली, है ना, लंबाई को मानने की जरूरत नहीं है इस वाले प्रश्न के अंदर। अगर आप लोग चौड़ाई को भी मान लोगे तब भी ये प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। चौड़ाई x मीटर मान ली। अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई क्या हो जाएगी वो देख लीजिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, तब लंबाई। अब लंबाई देख लीजिए क्या आएगी भाई। इसने देखो यहाँ पर बोला है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुनी से एक अधिक है, यानी कि अगर मैं चौड़ाई का दोगुना कर दूं यानी 2x और इसमें एक जोड़ दूं, एक अधिक है, तो ये लंबाई निकल के आ जाएगी हमारी। तब लंबाई क्या हो जाएगी, 2x जमा 1 इतने मीटर। समझ में आई बात भाई। अब हमको प्रश्न अनुसार चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न अनुसार देख लीजिए, इसने हमको क्या दे रखा है, प्रश्न अनुसार इसने भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई हमने ज्ञात कर ही ली है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई हमने मान ही ली है। तो भूखंड का क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं, तब भूखंड का क्षेत्रफल होगा बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। क्योंकि ये आयत था ना, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या भाई, तब भूखंड का क्षेत्रफल होगा बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए अब आगे कर लेते हैं भाई, ये लिख दिया मैंने। अब भूखंड का क्षेत्रफल हमको कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 528, कितना आएगा भाई 528, और बराबर में लंबाई कितनी है भाई, लंबाई थी 2x प्लस 1 और चौड़ाई थी हमारी कितनी भाई x। ये आ गया, इसको हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा भाई 528, 528, 528 और बराबर में आएगा x की मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे 2x में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा कितना भाई, एक में मल्टीप्लाई करने पर प्लस का x। या फिर 528 को भी अगर मैं दाई ओर लेकर के जाऊंगा तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 और बराबर में आएगा 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1। कितना मान लेंगे भाई इसको, इसको मान लेंगे समीकरण 1। चलिए समीकरण 1 मान लिया। अब इसको हल कर लेते हैं। हल करने से पहले सबसे पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह की थोड़ी तंगी होने वाली है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। चलिए हमने इसको छोटा कर लिया। अब इसको हल कर लेते हैं भाई। हल करने के लिए क्या करेंगे, जो माइनस का 528 है इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक में यानी कि 2 में। तो 528 की मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो कितना आएगा, चलिए करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर कर लेते हैं, 528 की मल्टीप्लाई करनी है 2 में, और जो 528 है ना हमारा, ये माइनस का है, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। तो देखो कितना आएगा, 8 दूनी 16 का 6 का हासिल 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 और 5 दूनी 10, माइनस का 1056 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, माइनस का 1056। चलिए इसको यहीं पर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेते हैं और दो निशान लगा लेते हैं ऐसे, है ना। एरो के निशान लगा लिए, एक के नीचे आएगा योग और दूसरे के नीचे क्या लिख देते हैं हम, गुणा। ये कर लिया। गुना के नीचे तो सेम माइनस का 1056 ही आ जाएगा, ठीक है भाई। और योग के नीचे आएगा आप लोगों का जो x का गुणांक है, और x का गुणांक यहाँ पर कितना दे रखा है, x का गुणांक हमारा हो जाएगा 1। यानी माइनस 1056 के हमको ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका योग तो आए 1 और गुणा करके आए माइनस का 1056। तो क्या हो सकते हैं वे हो जाएगा आप लोगों के 32 और 33। क्या हो जाएगा 32 और 33, माइनस और प्लस तो हम बाद में देख लेंगे। एक तो हो गया भाई 32 और एक और मैं 33 लेता हूँ, ठीक है ना। एक ले लेता हूँ 32 और एक 33। अगर इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो 1056 आ जाएगा, लेकिन माइनस का लाना है ना और प्लस का 1 लाना है, तो मैं क्या करता हूँ, प्लस का तो 33 ले लेता हूँ और माइनस का 32 ले लेता हूँ। ऐसा करने पर जब इसको मैं हल करूंगा, माइनस 32 प्लस 33 करूंगा तो 1 आ जाएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 32 और 33 की मल्टीप्लाई करके आएगा 1056। यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी इससे। अब समीकरण 1 हमारा एक्स में चल रहा है तो दोनों के साथ में एक्स यहाँ पर चिपका देंगे। अब जो कुछ भी हमारा ये बन गया ना, क्या करना है अभी, जो कुछ भी हमारा ये बन गया बीच वाले पद की जगह पर इसको रख देना है, ठीक है। क्या करना है, बीच वाले पद की जगह इसको रख देना है। समझ में आई बात, बीच वाले पद की जगह इसको रख देना है। चलिए रख देते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 33x और यहाँ पर आएगा माइनस का 528 और बराबर में 0। जोड़े बना लेते हैं भाई, जोड़े बना करके जो कुछ कॉमन आएगा उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये कर लिया, ये कर लिया। अब पहले वाले जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x, 2x कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर तो x बच गया और यहाँ पर बचेगा माइनस का 16, ब्रैकेट क्लोज, प्लस इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन आएगा आप लोगों का, 33 आएगा, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर x बच जाएगा और आगे बच जाएगा माइनस का 16 और बराबर में आ जाएगा 0। ये कर लिया भाई, ये कर लिया। चलिए अब फिर दोबारा से जोड़े बना लेते हैं। ये मैंने जोड़े बना लिए। अब देखो इन दोनों जोड़ों में से क्या कॉमन आएगा, इस बार कॉमन आ जाएगा x माइनस 16। ये कॉमन ले लिया भाई। दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 2x प्लस 33 और बराबर में आ जाएगा 0। समझ में आई बात भाई, इतना कर लिया। इतना करने के बाद एक बार तो x माइनस 16 को 0 के बराबर रख देंगे और एक बार 2x प्लस 33 बराबर 0 रख देंगे। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पर लिखेंगे यदि यदि x माइनस 16 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आएगा भाई, x बराबर आ जाएगा 16। एक तो ये मान निकल के आ गया हमारा। चलिए दूसरा मान भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यदि 2x प्लस 33 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, x बराबर हो जाएगा हमारा 33, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 33। 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 33/2। तो दूसरा जो x का मान है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 33/2 आ जाएगा। अब आप लोगों को इतना याद रखना है कि जो चौड़ाई होती है हमारी वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, वो हमेशा धनात्मक ही आएगी। तो ये हो जाएगा आप लोगों का अमान्य। जो x बराबर माइनस का 33/2 आया है, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का अमान्य। तो यहाँ पर लिख देते हैं अमान्य। क्या हो जाएगा ये भाई, अमान्य। इसलिए जो x बराबर 16 आया है हमारा, यही मान्य रह जाएगा, यानी कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई, 16 हो जाएगी। ठीक है। और लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए तो इसने बोला था, तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः चौड़ाई होगी, अतः चौड़ाई बराबर x माना था ना, तो x का मान आ गया 16 मीटर। ठीक है ना। और लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, लंबाई देख लो, लंबाई कितनी मानी थी हमने, 2x जमा 1। इसके अंदर मान रख देते हैं भाई, मान रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 16 और जमा 1। 2 गुना 16 जमा 1 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 33 मीटर। और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे भाई, ये दोनों हमारे उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 में बोला गया है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। ये प्रश्न 2022, 23, 24 और 25 में भी आ चुका है। चलिए कर लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा भाई, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक मानने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, मानो दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x तथा x जमा 2 है। ये लिख दिया। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये लिखने के बाद हम प्रश्न अनुसार चलेंगे। भाई प्रश्न के अंदर क्या बोला, जिनके वर्गों का योगफल कितना है, 290 है। यानी कि अगर मैं x और x जमा 2 का वर्क करता हूँ और दोनों का योगफल को निकालता हूँ, तो योगफल किसके बराबर आएगा, 290 के बराबर आ जाएगा। ये तो दे रखा है इसने भाई, है ना। वर्गों का योगफल 290, एक्स स्क्वायर कर दिया और x जमा 2 का भी स्क्वायर कर दिया, और बराबर किसके आ जाएगा, ये 290 के। अब इसको हल कर लेते हैं। सरल करने पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा 2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2x और मल्टीप्लाई में आएगा 2, हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। चलिए, और ये बराबर हो जाएगा किसके भाई, 290 के। अब देखो आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 जमा 2 दूनी 4, और यहाँ पर आ जाएगा x और बराबर में आ जाएगा 290। चलिए आगे देख लीजिए, 2x स्क्वायर जमा 4 जमा 4x। अब अगर 290 को मैं इधर लेकर के आता हूँ बाई ओर, तो क्या बनेगा, माइनस का 290 हो जाएगा और बराबर में 0। ठीक है भाई, आगे सरल करो, 2x स्क्वायर, अब यहाँ पर देखो प्लस का 4x आ जाएगा। ध्यान से देखना, आगे माइनस का 290 है और प्लस का 4 है, तो कितना बनेगा, माइनस का 286 बच जाएगा और बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है भाई, दो कॉमन ले सकते हैं सब में से, बिल्कुल ले सकते हैं, दो कॉमन ले लिया। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस लगा करके यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, 143 और बराबर में 0। अब जो 2 है हमारा, ये 0 के अंदर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 0/2 हो जाएगा, 0/2 का मतलब 0 ही होता है। तो यहाँ पर बच जाएगा आप लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 143 और बराबर में 0। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1। अब समीकरण 1 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कर लेते हैं अभी। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो माइनस का 143 हमको दे रखा है, इसकी गुणा करनी पड़ेगी हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ में। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर, 1, तो कितना आएगा भाई, मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा माइनस का 143। कितना आएगा भाई, माइनस का 143 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक, माइनस का 143 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे करके दो एरो लगा लेंगे, जैसे लगाते आए है ना, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। ठीक है, एक के नीचे लिख देंगे योग और दूसरे के नीचे लिख देंगे गुणा। गुणा वाले के नीचे तो माइनस का 143 ही आ जाएगा, और योग के नीचे क्या आएगा भाई, जो x का गुणांक होगा, x का गुणांक कितना है, 2, तो योग के नीचे आ जाएगा 2। यानी माइनस 143 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका योग तो आए 2 और गुणा करके आए माइनस का 143। चलिए कर लीजिए, तो क्या क्या आएगा आप लोगों का, एक टुकड़ा तो आ जाएगा 11 और दूसरा आ जाएगा 13। ठीक है भाई, 11 और 13 की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 143 आ जाएगा, लेकिन हमको तो योग 2 लाना है ना। तो योग 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस का तो 13 ले लेंगे और माइनस का 11 है। ऐसा करने पर योग 2 आ जाएगा,
और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 11 13 की मल्टीप्लाई करने पर 143 आ जाएगा। सब कुछ एक्स में चल रहा था तो इनमें दोनों में एक्स चिपका देंगे, ये बन जाएगा हमारा। अब जो कुछ भी हमारा ये बन गया ना, इसको बीच वाले पद की जगह पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर जमा, जमा नहीं आएगा माइनस आएगा, माइनस 11x प्लस 13x और माइनस का 143 और बराबर में आ जाएगा 0। समझ में आई बात भाई, इतना हो जाएगा। चलो आगे देख लीजिए क्या करेंगे। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना, थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसको यहीं पर लिख देता हूँ, जिससे आप लोगों को अगर समझना भी होगा तो समझ लोगे, ठीक है। ये हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे भाई, आगे हम सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे, ठीक है ना, इन दोनों में जोड़े बना लेंगे। चलिए यहाँ पर मैंने जोड़ा बना लिया, एक जोड़ा ये बन गया और एक ये बन गया। अब पहले वाले जोड़े में देख लीजिए क्या कॉमन आएगा, पहले वाले जोड़े में एक्स कॉमन आ जाएगा हमारा, ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, एक्स माइनस 11 ये बन जाएगा, प्लस 13 कॉमन ले सकते हैं, 13 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा, एक्स माइनस 11 ही बन जाएगा और बराबर में 0। या फिर दोबारा जोड़े बनाएंगे, दोबारा जोड़े बनाने पर क्या कॉमन आएगा आप लोगों का वो देख लीजिए। दोबारा जोड़ा बनाने पर आप लोगों का कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस 11, एक्स माइनस 11 कॉमन लेने के बाद दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा एक्स प्लस 13 और बराबर आ जाएगा ये 0 के। चलिए दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि यदि x माइनस 11 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आएगा भाई, x बराबर आ जाएगा हमारा 11, ठीक है। x का एक मान ये आ गया। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या आता है, यहाँ पर लिखेंगे यदि x जमा 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा कितना, माइनस का 13, x बराबर हो जाएगा हमारा कितना भाई, माइनस का 13। अब यहाँ पर देख लो, इसने क्या ज्ञात करने के लिए बोला था, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए बोला था, लेकिन x बराबर हमारा माइनस का 13 आ गया, तो ये हो जाएगा अमान्य। क्या हो जाएगा भाई, ये अमान्य हो जाएगा, अमान्य। क्लियर, यानी x बराबर जो 11 हमारा आया है वही सही है, ठीक है ना। इसलिए हमारे जो दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक हो गए वो क्या क्या हो जाएगा, एक हमने x माना था यानी एक हो जाएगा 11 और दूसरा हो जाएगा x जमा 2 यानी 13, ये दोनों हमारे उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः या इसलिए दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक हो गए, क्या क्या हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा हमारा क्या 11 और दूसरा हो जाएगा 11 जमा 2 यानी 13, और ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो जाएंगे भाई, ये दोनों के दोनों हमारे उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेगा प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 पर आ गए थे। प्रश्न नंबर 15 में बोला गया है एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न 2023 में भी आया था, इसको कर लेते हैं। इस प्रश्न को करने के लिए अंश या हर किन्हीं दोनों में से हमको एक को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं हर को मानता हूं तो अंश निकल के आ जाएगा हमारा, और अगर मैं अंश को मान के चलूंगा तो हर निकालना हमारे लिए आसान है, ठीक है ना। चलिए फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माना अंश बराबर कितना हो जाएगा भाई, अंश हो जाएगा हमारा x, हमने अंश कितना मान लिया, x मान लिया। अब ये बता दीजिए हर कितना होगा, हर कितना हो जाएगा, तब तब हमारा जो हर है ना वो कितना हो जाएगा, ऊपर वाली लाइन पढ़ के देखो, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, हर से 3 कम है यानी कि हर जो होगा ना वो हो जाएगा x जमा 3। भाई अगर x जमा 3 में से 3 कम करेंगे तभी तो x मिलेगा। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे देख लो। अब हमको प्रश्न अनुसार चलना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न अनुसार। चलिए प्रश्न अनुसार देख लीजिए, इसने क्या बोला, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, कितना भाई 2 जोड़ा जाता है, तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न क्या है हमारी, तो भिन्न बन गई थी हमारी कितनी भाई, भिन्न कैसे बनती है, अंश बटे हर करके बनती है ना। अंश था हमारा x और हर आया था हमारा कितना भाई, x जमा 3, ठीक है। भिन्न हमारी बन गई थी x बटे x जमा 3, तो जो मूल भिन्न है हमारी वो कितनी है, x बटे x जमा 3। और जो नई भिन्न है वो कैसे आएगी भाई, नई भिन्न आएगी अंश और हर में 2 जोड़ने पर, है ना, x बटे x जमा 3, और क्या बोला इसने, अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो, ऐसा करके हमारी जो नई भिन्न है वो निकल के आ जाएगी। और इन दोनों भिन्नों का योग कितना है, 29/20, तो बराबर हो जाएगा 29/20 के। समझ में आई बात भाई, बराबर हो जाएगा 29/20 के। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आगे देख लो कैसे कर सकते हैं हम इसको। एक बार मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जगह की तंगी होने वाली है पक्का इस वाले प्रश्न के अंदर। ये हो गया। चलिए इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसको हल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा सरल कर लेंगे, ठीक है। चलो कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x बटे x जमा 3, आगे देखो प्लस x जमा 2 बटे, ये बनेगा x जमा 3 जमा 2 कितना हो जाएगा 5, और बराबर में आएगा 29/20। ये कर लिया भाई। चलो आगे हल कर लो। आगे हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
एक्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको इसमें, है ना। चलो डायरेक्ट करेंगे, है ना, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5x आ जाएगा, जमा, ठीक है ना। अब देखो x जमा 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको x जमा 2 में, कर लेते हैं, इसको भी डायरेक्ट ही करेंगे। x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो प्लस का 2x, 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे प्लस का 3x, और उसके बाद आएगा 6। यहाँ तक क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर ही होगा आप लोगों का। आगे देख लीजिए, आगे क्या करना पड़ेगा हमको, आगे अपॉन में हमको इन दोनों भिन्नों के हर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना, इन दोनों भिन्नों के हर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलिए कर देते हैं, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स की मल्टीप्लाई करनी है प्लस 5 में, कितना आएगा, प्लस का 5x आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमको 3 की मल्टीप्लाई एक्स में करनी पड़ेगी तो ये आ जाएगा 3x, और 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हो जाएगा ये 3 5 15, और बराबर में चल रहा है हमारा कितना भाई, 29/20, ये हो गया। अब आगे हल कर लो एक बार और, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। आगे एक्स वाली टर्म देख लो अपनी, एक्स वाला पद, 5x स्क्वायर ये रहा आप लोगों का, 2x और 3x, 2 और 3 5x, और 5x कितना हो जाएगा 10x, जमा 10x ये आ जाएगा, ठीक है। अब जो अचर पद रह गया हमारा वो कितना है, 6, जमा में 6 कर देंगे। अपॉन में आ जाओ भाई, अपॉन में देख लो एक बार, एक्स स्क्वायर लिख दिया, 5x जमा 3x कितना हो जाएगा 8x, और प्लस में 15, और बराबर में आ जाएगा कितना भाई, 29/20, ये हो गया ना। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो आगे देख लो। अब आगे क्या करना है हमको, आगे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, कैसे करनी है वो देख लो। 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है, और 29 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। चलो करना शुरू कर देता हूँ भाई मैं, ठीक है ना। 20 की मल्टीप्लाई 2x में करेगी कितना आएगा, 20 40x, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, 40x, ठीक है, 40x स्क्वायर, और जमा लगाएंगे यहाँ पर। 20 की मल्टीप्लाई करनी है 10x में कितना आएगा, 200x। आगे देख लो 20 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 20 6 120, और बराबर में देख लो क्या बनेगा आप लोगों का, 29 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करने पर आ जाएगा 29x स्क्वायर। चलिए आगे देख लो, 29 की मल्टीप्लाई 8x में करनी है, जमा लगाएंगे, 8 9 72, कैरी हो जाएगा 7, 8 दूनी 16, और 7 हो जाएगा 23, 232x बन जाएगा, ठीक है। 29 की मल्टीप्लाई 15 में कर लेते हैं, प्लस 15 9 135, कैरी 13, कैरी 13 हो जाएगी, और 15 दूनी 30, और 13 कितने हो जाएंगे, 30 और 13 हो जाएगी 43। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो चुकी है भाई, ठीक है ना। इसको आगे हल कर लेते हैं, सभी को एक साइड लेकर के आ जाते हैं। चलो देख लो क्या हो जाएगा, 40x स्क्वायर ये बन जाएगा, 29x स्क्वायर प्लस क्या इधर जाएगा तो माइनस का 29x स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर। प्लस का 200x था इधर पहले से ही, कितना था, प्लस का 200x। अगर मैं 232x को इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 232x, ठीक है भाई। उसके बाद था हमारा प्लस का 120, 435 को दाई और, सॉरी 435 को बाई और लेकर के जाऊंगा तो ये बन जाएगा माइनस का 435, और बराबर में आ जाएगा 0, ये हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, 40x स्क्वायर में से माइनस का 29x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, आई थिंक 11x स्क्वायर बच जाएगा, कितना बचेगा 11x स्क्वायर। चलिए ये बच गया भाई, 200x माइनस 232x कितना बचेगा, माइनस का 32x बच जाएगा, कितना भाई, माइनस का 32x। आगे देख लो, माइनस का 435 है और प्लस का 120 है, तो 435 में से 120 को माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा आप लोगों का 5 1, कितना आएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 5, 5 के बाद आएगा 3 में से 2 जाकर के 1, और 4 में से 1 जाकर के बचेगा 3, 315 आ जाएगा, और बराबर 0, ठीक है, ये बन जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 को हल करना है हमको, क्या करना है भाई, समीकरण 1 को हल करना है। चलिए कर लेते हैं, कर लेते हैं। हल करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा अचर पद है माइनस का 315, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ में, यानी कि 11 के साथ में। देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा माइनस का, कितना आएगा भाई, माइनस का 3465, कितना, माइनस का 3465 आ जाएगा, क्लियर। इसको मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लिया, यहाँ पर 2 एरो लगा दिए भाई ऐसे करके, एक के नीचे लिखेंगे योग और दूसरे के नीचे लिखेंगे गुना, ऐसे ही तो करता है ये। तो गुना के नीचे आएगा आप लोगों का 3465, ये मैंने लिख दिया, और योग के नीचे क्या आ जाएगा भाई, योग के नीचे आ जाएगा जो एक्स का गुणांक होगा, और एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर, एक्स का गुणांक है माइनस का 32, क्लियर। यानी हमको माइनस 3465 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका योग तो आए माइनस का 32 और गुना करके आए माइनस का 3465। चलिए कर लेते हैं।
तब हमारे दो गुणनखंड आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा 45 और दूसरा आ जाएगा कितना भाई, दूसरा आ जाएगा 77। ठीक है, प्लस माइनस देख लो अब क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, योग तो आना चाहिए माइनस का 32, तो 77 को तो ले लेंगे माइनस का और 45 को ले लेंगे प्लस का। क्लियर। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो माइनस का 32 आ जाएगा, और इन दोनों की जब गुना करेंगे ना तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 45 की 77 में मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस का 3465। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक। अब सब कुछ एक्स में चल रहा था तो इनके साथ में एक्स और लगा देंगे। अब जो कुछ भी हमारा ये बन गया भाई, इसको बीच वाले पद की जगह पर रखना है हमको, यही तो करते आए हैं। चलिए रख देते हैं। तो ये बनेगा आप लोगों का अब कितना भाई, 11x²। बीच वाले पद की जगह पर हमको ये रखना है, तो ये हो जाएगा प्लस का 45x, माइनस का हो जाएगा 77x, और माइनस में आएगा कितना 365, और बराबर में आ जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगर ये क्लियर है तो आगे देख लो अब क्या कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, अभी जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनाते थे ना हम, तो जोड़े बना लेते हैं। पहले वाले जोड़े में क्या कॉमन आ सकता है, पहले वाले जोड़े में हमारा देखो 11 और 45 में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता भाई, तो खाली x कॉमन आ जाएगा, x² और x में। तो ब्रैकेट के अंदर देखो कितना बनेगा, 11x प्लस 45 ये बन जाएगा, 11x प्लस 45। ठीक है, सबसे पहले हम माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा, दूसरे वाले जो जोड़े है ना, ये दोनों माइनस के थे इस वाले जोड़े में, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, और अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर 11x प्लस 45 बने, सीधे सीधा भाई 7 कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, 7 कॉमन लेने पर क्या होगा, 77 में से 7 जाने पर बन जाएगा आप लोगों का कितना, 11। 11 से 77 होता है ना, और मल्टीप्लाई में x आ जाएगा, और माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में नहीं प्लस में आ जाएगा आप लोगों का 45। ब्रैकेट बंद हो जाएगा बराबर 0। ये हो गया भाई, दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम संख्या आ गई हमारी। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, जोड़े बना लेंगे। दोबारा से मैंने जोड़े बना लिए। अब इन दोनों जोड़ों के अंदर क्या कॉमन है भाई, 11x प्लस 45 कॉमन आ जाएगा। चलिए ये मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर कितना बचेगा, पहले वाले में x बच जाएगा, और दूसरे वाले में से माइनस का 7 बच जाएगा, और बराबर में आ जाएगा 0। क्लियर। अब क्या करेंगे भाई, दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करके हमारा 0 आया हुआ है, इसका मतलब दोनों संख्याओं में से कोई भी एक संख्या 0 हो सकती है, तो दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यदि यदि 11x जम 45 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा भाई, x बराबर आ जाएगा, जब 45 इधर जाएगा ना तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और जो 11 है मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, तो x का मान आ जाएगा कितना भाई, x का मान आ जाएगा माइनस का 45/11। एक मान तो ये आ गया हमारा, लेकिन ये मान हमारा कैसा है भाई, ये मान एक तो भिन्न में है हमारा, ठीक है, और दूसरा क्या है भाई, दूसरा निगेटिव है, तो ये वाला मान जो है ना हमारा अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमान्य। तो इसके सामने लिख देते हैं अमान्य, अमान्य। चलिए दूसरे वाला देख लो एक बार। यदि, यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 7 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आएगा भाई यहाँ से, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 7। x बराबर आ जाएगा 7। ठीक है ना, x बराबर आ गया 7। इसका मतलब क्या है भाई, हमने अंश x माना था, तो अंश तो आ गया हमारा 7, और हर कितना हो जाएगा, x जमा 3, यानी 7 जमा 3 10, तो अंश हो जाएगा हमारा 10। तब हम भिन्न बता सकते हैं ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसलिए भिन्न बराबर कितनी हो जाएगी भाई, x का मान कितना है हमारा 7, तो 7 आ जाएगा, और अपॉन में आएगा x जमा 3, 7 जमा 3 मतलब 10, तो भिन्न बन जाएगी हमारी 7/10, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 15 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगा प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 के अंदर बोला गया है, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2023 में प्रश्न आ चुका है। चलिए इसको करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पुनीता की जो वर्तमान आयु है उसको मान लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हल लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब इसकी जो वर्तमान आयु है वो मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना पुनीता की वर्तमान आयु बराबर कितनी मान लेते हैं भाई, x वर्ष मान लेते हैं। कितनी, x वर्ष है, ठीक है ना। पुनीता की वर्तमान आयु कितनी है, वो x वर्ष है। अब हमको प्रश्न अनुसार चलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार प्रश्न अनुसार लिख देते हैं भाई। चलिए प्रश्न अनुसार देख लीजिए। प्रश्न अनुसार इसने क्या बोला, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु। अब ये बताइए, अगर उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 2 वर्ष पूर्व आयु कितनी रही होगी, x माइनस 2 वर्ष, कितनी रही होगी ना। तो 2 वर्ष पूर्व की आयु हमने निकाल ली। आगे पढ़ लीजिए। और अब से 4 वर्ष बाद की आयु, और अब से 4 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी भाई, अगर अब इसकी आयु x वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद इसकी आयु हो जाएगी x जमा 4, ठीक है ना। और इन दोनों आयु का जो गुणनफल है वो कितना है भाई, उसकी वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष अधिक है, यानी कि इन दोनों का गुणनफल बराबर हो जाएगा कितना, जो वर्तमान आयु है उसकी x,
कितनी भाई, जो वर्तमान आयु है उसकी एक्स, एक्स के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक, यानी कि 2x जमा 1 इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करना शुरू कर देते हैं बस। ठीक है ना, हल करके एक्स का जो मान आएगा वो उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी और वही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एक्स में कितना बनेगा भाई, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स की मल्टीप्लाई करनी है प्लस के 4 में, कितना हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर -2 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो माइनस का 2x, उसके बाद -2 की मल्टीप्लाई प्लस 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8, और बराबर में आ जाएगा हमारा 2x जमा 1। ठीक है भाई, ये बन गया। हल कर लेते हैं इसको आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस का, सॉरी, ये हो जाएगा आप लोगों का प्लस का 2x। ठीक है, और माइनस में आ जाएगा 8, और बराबर में चल रहा है कितना, 2x जमा 1। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सभी को एक साइड लेकर के आ जाते हैं, कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर जमा 2x। अब ये वाला 2x जब इधर जाएगा ना तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो -2x हो जाएगा यहाँ पर, -8, 1 को इधर लेकर के आएंगे, 1 को, ये भी माइनस का होगा तो -1, और बराबर में आ जाएगा 0। प्लस 2x से -2x कैंसिल, जो कुछ बच गया उसको नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 1, माइनस का 9, और बराबर में 0। या फिर एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9। अब क्या करेंगे, एक्स का मान निकालना है ना हमको, तो एक्स का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 9। ठीक है भाई, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, खाली एक्स बचेगा, और अंडर रूट 9 का जो मान होता है वो होता है हमारा +-3, ये होता है। यानी एक्स बराबर एक तो मान आ जाएगा हमारा 3, और दूसरा मान आ जाएगा एक्स बराबर -3। अब कभी भी जो आयु होगी ना वो हमारी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो एक्स बराबर जो -3 आया है ये हो जाएगा हमारा अमान्य। ठीक है भाई, ये हो जाएगा हमारा अमान्य, यानी एक्स बराबर जो 3 है वही मान्य रहेगा। और हमने जो पुनीता की वर्तमान आयु थी वो कितनी मानी थी, x वर्ष, तो पुनीता की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः पुनीता की वर्तमान आयु 3 वर्ष होगी, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 के अंदर बोला गया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि लंब और आधार हमको ज्ञात करने के लिए बोला गया है। एनसीईआरटी से ये वाला प्रश्न लिया गया है और 2025 में भी आ चुका है। इसको करना शुरू कर देते हैं। लंब और आधार हमको ज्ञात करना है, तो इन दोनों में से हमको किसी एक को मानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैं आधार को मान लेता हूँ। आधार को क्या मानता हूँ मैं, 1 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, तो आधार हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। अब ऊपर वाली लाइन में देख लीजिए भाई, ऊपर वाली लाइन के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई ऊंचाई से मतलब क्या है, लंब, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि जितना भी आधार है, आधार में से अगर मैं 7 सेंटीमीटर कम करता हूँ तो लंब मुझको प्राप्त हो जाएगा, ऊंचाई मुझको प्राप्त हो जाएगी। तब लंब क्या हो जाएगा भाई, देख लीजिए लंब कितना हो जाएगा, आधार था हमारा एक्स, एक्स में से 7 सेंटीमीटर कम करेंगे तो जो लंब है वो हो जाएगा x-7 सेंटीमीटर। क्लियर, आधार भी आ गया, लंब भी आ गया, कर्ण इसने दे ही रखा है। ठीक है ना, तो हम किसका यूज कर सकते हैं भाई, हम यहाँ पर ना पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई हमारी, यहाँ पर देख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। यानी कि अगर मैं आधार का स्क्वायर करूं और लंब का स्क्वायर करूं और उन दोनों का जोड़ निकालूं तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। क्लियर है यहाँ तक, अब सभी मान रख देते हैं। कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा भाई, कर्ण कितना था हमारा 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 13 का स्क्वायर, 13 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग करना है, आधार का स्क्वायर करना है, आधार था हमारा एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जमा लगाएंगे लंब का वर्ग यानी x-7 का वर्ग हो जाएगा। अब इसको हल करके x का मान हमको निकालना है। चलिए कर देते हैं, 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169, और बराबर में आएगा आप लोगों का एक्स स्क्वायर जमा x-7 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a-b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के x-7 का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं। a-b स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा, ये होता है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना। चलिए लगा देते हैं यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर माइनस में आएगा 2 गुना एक्स और गुना में 7। ठीक है भाई, इसको हल कर लेते हैं आगे, 169 बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 दूनी 14x, कितना आ जाएगा 14x, ये आ गया भाई। चलिए सभी को एक साइड लेकर के चलते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, और जब 169 को भी मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो माइनस का 169 और बराबर में आएगा 0। ठीक है, या फिर 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 169 में से 49 को माइनस करने पर कितना आएगा,
ये बनेगा आप लोगों का कितना भाई, 0 2 1, 120 बन जाएगा और बराबर में 0। ठीक है, 2 कॉमन आ सकता है, सभी में से ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 60 और बराबर में 0। 2 चला जाएगा हमारा 0 के अंदर, 2 चला जाएगा हमारा 0 के अंदर, तब हमारा यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 और बराबर में 0। ठीक है भाई, ये बच जाएगा, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। क्या मान लेंगे इसको, समीकरण 1। अब समीकरण 1 को गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। ठीक है ना, कैसे करते हैं, जो हमारा अचर पद है माइनस का 60, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक में। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना है, 1, तो माइनस 60 की मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 60 ही आ जाएगा। ठीक है भाई, माइनस का 60 आ गया। उसके बाद 2 निशान लगाते हैं एरो के इस प्रकार से, एक के नीचे लिखते हैं योग और दूसरे के नीचे लिख देते हैं हम गुना। क्या लिखते हैं भाई, गुना लिख देते हैं। गुना के नीचे तो वही सेम नंबर आ जाता है ऊपर वाला ही, माइनस का 60, और योग के नीचे आता है जो एक्स का गुणांक होता है। ठीक है ना, तो एक्स का गुणांक है यहाँ पर माइनस का 7, यानी हमको माइनस 60 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनका योग तो आए माइनस का 7 और गुना करके आए माइनस का 60। तो कर लेते हैं भाई, क्या हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12 पंजी 60, यानी एक तो आ जाएगा 12 और एक आ जाएगा 5। ठीक है, 2 गुणनखंड कर लिए। अब योग हमको लाना है माइनस का 7, तो माइनस का 7 कब आएगा, जब माइनस का तो 12 होगा और प्लस का 5 होगा। ठीक है, अब माइनस 12 में जब प्लस का 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 7, और यहाँ पर जब दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 12 पंजी हो जाएगा 60। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि माइनस 12 और प्लस 7 हमारे 2 गुणनखंड आ जाएंगे। सब कुछ एक्स में चल रहा है तो दोनों के साथ में एक्स और चिपका देंगे। अब जो कुछ भी हमारा ये बन गया, क्या करते हैं इसका हम, इसको बीच वाले पद की जगह पर रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 12x जमा 5x माइनस 60 और बराबर में 0। उसके बाद क्या करते हैं अभी, उसके बाद हमको जोड़े बनाने पड़ते हैं। ठीक है, जोड़े बना करके क्या करते हैं, जोड़े में से जो कुछ भी कॉमन आता है हमारा उसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x में कॉमन क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, कितना बचेगा, एक्स माइनस 12। दूसरे वाले में देख लो, दूसरे वाले में हमारा प्लस का 5 कॉमन आएगा तो कितना बनेगा, एक्स माइनस 12 बच जाएगा दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर भी, और बराबर में 0। दोबारा से हम क्या करेंगे, दोबारा से फिर हम जोड़े बना लेंगे। ठीक है, इन दोनों जोड़े में क्या कॉमन आ रहा है, इस बार कॉमन आ जाएगा हमारा एक्स माइनस 12, और एक्स माइनस 12 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, एक्स प्लस 5 बच जाएगा और बराबर में 0। इतना कर लिया। अब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर रख के देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यदि यदि x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा भाई, 12 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 12। चलिए, एक तो मैंने रख दिया, दूसरे वाले को भी रख के देख लेते हैं। लिख देते हैं यदि x जमा 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का 5। x बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 5। और कभी भी किसी भी त्रिभुज के अंदर कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर माइनस 5 जो होगा ना हमारा, वो हो जाएगा अमान्य। क्या हो जाएगा भाई, अमान्य हो जाएगा। तो x बराबर जो 12 आया है हमारा वो मान्य हो जाएगा। इसका मतलब आधार जो होगा हमारा वो हो जाएगा 12, और लंब हो जाएगा x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7 5, तो लंब हो जाएगा इसका 5। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः अतः आधार बराबर होगा कितना भाई, 12 सेंटीमीटर, और लंब बराबर कितना हो जाएगा भाई, 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 का मतलब 5 सेंटीमीटर, और ये दोनों हमारे उत्तर हो जाएंगे। आई होप प्रश्न नंबर 17 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगी प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में बोला गया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 2021, 22 और 24 में भी आ चुका है। चलिए इसको करना शुरू कर देते हैं। इस प्रश्न को करने के लिए क्या करेगा भाई, जो दोनों संख्या हमसे ज्ञात करने के लिए बोला है उन दोनों संख्याओं को मान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, पहली संख्या तो मैंने x मान ली जो कि बड़ी है, और दूसरी संख्या मैंने मान ली y जो कि छोटी है। इस प्रकार हमने दोनों संख्याओं को मान लिया है। अब दोनों संख्याओं को मानने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे। तो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर देखना भाई, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, पहले वाली लाइन में देखो क्या दे रखा है इसने। पहले वाली लाइन में इसने बोला है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी अगर इन दोनों को वर्गों का अंतर में निकालते हो तो किसके बराबर आएगा, 180 के। चलिए कर देते हैं भाई। तो यहाँ पर हो जाएगी बड़ी संख्या क्या है हमारी, एक्स का वर्ग माइनस छोटी संख्या y का वर्ग, और ये बराबर आ जाएगा किसके, 180 के। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब आगे देख लो भाई, आगे क्या बोला, आगे इसने बोला छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी जो छोटी संख्या का वर्ग है ना, छोटी संख्या क्या थी हमारी, छोटी संख्या थी y, यानी वाई स्क्वायर जो होगा वो बराबर हो जाएगा बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी 8x के। क्लियर, इसको मान लेंगे हम क्या भाई, समीकरण 2। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। ठीक है,
ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास आ गई। अब कुछ नहीं करना, दोनों समीकरणों को हमको हल करना है और एक्स वाई का मान निकालना है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, जो समीकरण 2 है उसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रख देते हैं अभी मान। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान है हमारा 8x और बराबर में आ जाएगा 180। क्लियर भाई। अब ये जो 180 है, अगर इसको मैं बाई ओर लेकर के आऊंगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये बन जाएगा आप लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस का 180 और बराबर आ जाएगा ये 0 पे। क्लियर। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। क्या मान लेते हैं भाई, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 180 है, क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस के 180 की मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ में। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारा यहाँ पर 1, तो माइनस 180 की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 180 ही आ जाएगा हमारा। कितना आएगा भाई, माइनस का 180 आ जाएगा। यहाँ पर साइड में लिख लिया मैंने, यहाँ पर 2 निशान लगाएंगे एरो के। एक के नीचे क्या लिखते हैं हम, योग, और दूसरे के नीचे लिख देंगे गुना। दूसरे के नीचे लिख देंगे गुना। योग के नीचे क्या आएगा भाई, जो एक्स का गुणांक होगा, और एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर माइनस का 8, और गुना के नीचे सेम ऊपर वाला नंबर ही आ जाएगा, यानी माइनस का 180 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे देख लीजिए, हमको क्या करना है इस वाले प्रश्न के अंदर, माइनस 180 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनका योग तो आए माइनस का 8 और गुना करके आए माइनस का 180। क्या क्या हो सकते हैं भाई, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा आप लोगों के 18 और 10। 18 और 10, 18 दही 180 होता है ना, हो गया ना 180। अब यहाँ पर देखो, अगर दोनों का मैं अंतर करता हूँ, ठीक है ना, 18 तो माइनस का ले लेता हूँ और प्लस का 10 ले लेता हूँ, तो दोनों का अंतर कितना आएगा, अंतर नहीं भाई, दोनों को जोड़ लेते हैं। दोनों को जोड़ करके आ जाएगा आप लोगों का माइनस का 8, और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, इसकी और इसकी, तो माइनस का 180 आ जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब सब कुछ एक्स में चल रहा था समीकरण 3 का, तो इन दोनों के साथ में एक्स और चिपका देना है ऐसे करके। क्लियर। अब ये बन गया हमारा। अब जो कुछ भी हमारा बना है ना, इसको बीच वाले पद की जगह पर रख देना है, ठीक है ना। इसको क्या करना है भाई, बीच वाले पद की जगह पर रख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180, और ये बराबर आ जाएगा 0 के। उसके बाद इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, जोड़े बना लेंगे भाई, ठीक है। ये मैंने जोड़े बना लिए। अब पहले वाले जोड़े में क्या कॉमन है हमारा, पहले वाले जोड़े में कॉमन आ जाएगा हमारा x, क्या बच जाएगा, x माइनस 18 बच जाएगा। क्लियर भाई। दूसरे वाले जोड़े में क्या कॉमन आ सकता है, प्लस का 10 कॉमन आ जाएगा। कितना बचेगा, x माइनस 18 ही बच जाएगा और बराबर में 0। क्लियर भाई। दोबारा से जोड़े बना लेते हैं, दोबारा से जोड़े बना लेते हैं, ठीक है। अब ये बताइए क्या कॉमन आएगा दोनों जोड़ों के अंदर। दोनों जोड़ों के अंदर हमारा कॉमन आ जाएगा x माइनस 18। कितना कॉमन आएगा, x माइनस 18, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये बन जाएगा आप लोगों का x प्लस 10 और बराबर में 0, ठीक है। दो संख्याओं की गुना करके 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों संख्याओं में से कोई सी एक संख्या 0 के बराबर होगी, तो दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यदि यदि x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा भाई, x बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 18। क्लियर। एक मान तो x का ये आ गया हमारा। चलिए आगे देख लीजिए, यदि x प्लस 10 बराबर 0, तो x का मान कितना होगा भाई, x बराबर हो जाएगा हमारा कितना, माइनस 10 हो जाएगा। दूसरा मान ये आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, x का मान कितना आया, माइनस का 10, ऋणात्मक मान आया है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर ये अमान्य है तो x बराबर 18 हमारा क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। चलिए x बराबर 18 हमारा मान्य हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना भाई, जो x बराबर 18 आया है, इसको समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देना है, ठीक है। तो मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर। चलिए रख देते हैं भाई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 8 गुना 18। कितना बनेगा, वाई स्क्वायर बराबर 8 गुना 18, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 8 64, कैरी 6, 8 के 8 और 6 144, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 144, यानी वाई स्क्वायर बराबर आ गया 144। लेकिन हमको तो y का मान निकालना था ना, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। चलिए फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेके क्या बनेगा भाई, अंडर रूट वाई स्क्वायर आ जाएगा इधर तो, और इधर हो जाएगा अंडर रूट 144। क्लियर भाई। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, खाली y बचेगा, और इधर अंडर रूट 144 का मान होता है प्लस माइनस 12। कितना होता है भाई, प्लस माइनस 12। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, कैसे, y बराबर प्लस का 12 और y बराबर माइनस का 12, और जो y बराबर माइनस का 12 आया है, ये हो जाएगा हमारा क्या भाई, अमान्य। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अमान्य।
क्लियर यहाँ तक भाई? ये हो जाएगा हमारा m मान, यानी x बराबर तो आ गया हमारा 18 और y बराबर आ गया 12। इसलिए जो हमारी पहली संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, जो x मानी थी हमने 18 हो जाएगी, और दूसरी संख्या जो हमने y मानी थी वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। यहाँ पर लिख देंगे एक बार, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप प्रश्न नंबर 18 भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 में बोला गया है एक रेलगाड़ी प्रश्न नंबर 19 में बोला गया है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न एनसीईआरटी से लिया गया है, 2019, 20 और 24 में भी आ चुका है। चलिए इसको करना शुरू कर देते हैं। करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हल लिख देते हैं। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, इसने क्या पूछा हमसे भाई, इसने रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए बोला है, तो रेलगाड़ी की चाल ही मान लेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, रेलगाड़ी की चाल हमने कितनी मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। अब यहाँ पर एक बात बताइए, चाल हमारे पास कितनी है भाई, x किलोमीटर पर घंटा है, और जो रेलगाड़ी है वो एक समान चाल से कितनी दूरी तय करती है, 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। चलिए फिर 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया तब 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। और समय बराबर क्या होता है, यहाँ पर साइड में दिखा देता हूँ मैं। समय बराबर होता है हमारा भाई, समय बराबर हो जाता है कितना, दूरी बटे चाल। कितना हो जाता है भाई, दूरी बटे चाल के, दूरी बटे चाल के। क्लियर है। और हमको समय ही तो निकालना है, तो दूरी कितनी थी 360 किलोमीटर, तो 360 तो ऊपर आ जाएगा और चाल आ जाएगी नीचे जो कि थी x किलोमीटर पर घंटा। तो इतना समय लगेगा भाई, इतने घंटे लग जाएगा। ठीक है, 360 किलोमीटर दूरी तय करने में। अब इसने आगे क्या बोला, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या बोला भाई इसने, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। अब ये बताइए नई चाल कितनी हो जाएगी, अब रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी x, और अब हो जाएगी इसकी चाल x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया भाई, यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तब चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर घंटा। और अगर इसकी चाल x प्लस 5 किलोमीटर पर घंटा है, प्रति घंटा है, तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, चलिए निकाल लेते हैं। बराबर कितना आ जाएगा भाई, दूरी बटे चाल होता है ना, और दूरी हमारी कितनी है 360 ही है अब भी, लेकिन जो चाल है, चाल इस बार हमारी कितनी होगी, चाल हमारी हो गई भाई इस बार x प्लस 5, तो अपन में आ जाएगा कितना भाई, x प्लस 5, इतने घंटे आ जाएगी। ठीक है ना, इतने घंटे आ जाएगा हमारा टाइम। तो हमने टाइम निकाल लिया दोनों तरह का। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए प्रश्न अनुसार इसने क्या बोला है, एक बार यहाँ पर प्रश्न अनुसार लिख देते हैं। यहाँ पर इसने बोला है भाई यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेता, यानी जो पहले टाइम ले रहा था ना, समय ले रहा था, वो अब चाल बढ़ाने के बाद 1 घंटा कम समय ले रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका और इसका अंतर निकालता हूं तो 1 के बराबर आएगा। ठीक है ना, जितना पहले समय ले रहा था और अब जितना समय ले रहा है ना, इन दोनों का अगर मैं अंतर निकालता हूं तो 1 के बराबर आना चाहिए। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कितना भाई, 360 बटे x, पहले इतना समय ले रहा था और चाल बढ़ाने के बाद कितना समय ले रहा है, 360 बटे x प्लस 5। और जो ये समय है भाई पहले वाले समय से 1 घंटा कम है, यानी बराबर आ जाएगा ये 1 के। अब इसको हल करना है भाई, हल करके x का मान निकालना है, और जो x का मान आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। इसमें से क्या कर सकते हैं भाई, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 360 कॉमन ले सकते हैं ना, तो 360 मैंने बाहर ले लिया। इससे थोड़ा आसान हो जाएगा करना। ये कितना बनेगा अंदर, अंदर बन जाएगा हमारा 1/x माइनस 1/x प्लस 5, और बराबर में आ जाएगा कितना भाई, 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो आगे देख लीजिए। 360 ब्रैकेट के अंदर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। x प्लस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना बनेगा, x प्लस 5 ही बन जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, x की मल्टीप्लाई इस वाले की 1 में करेंगे तो कितना आएगा, x ही आ जाएगा। x आ गया। अब अपोन में चलते हैं। अपोन में क्या आएगा भाई, जो दोनों के हर है इन दोनों की गुना करके जो कुछ भी आएगा वो अपोन में आ जाएगा। चलिए एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x इंटू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 ठीक से कर लेता हूँ इसको मैं, x प्लस 5 ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा 1। ये बन गया भाई। चलिए आगे हल कर लेते हैं एक बार इसको। x से x कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का, तो ये हो जाएगा 360 और ऊपर बच गया खाली 5। ठीक है, और अपोन में कितना आ जाएगा भाई हमारा, अपोन में आ जाएगा हमारा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और बराबर में आ जाएगा 1। 360 में 5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा, 5 0 0, 5 अंक 30, 3 5 या 15 और 3 18, 1800 आ जाएगा भाई। और बराबर इसकी सभी की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये आ जाएगा भाई।
ठीक है। अब 1800 को भी मैं क्या करूंगा, दाई ओर लेकर के आऊंगा, तो ये बन जाएगा हमारा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और 18 से हो जाएगा हमारा माइनस का, और बराबर में आ जाएगा 0। इसको मान लेंगे कितना भाई, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अचर पद है 1800, इसकी मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ में। तो माइनस 1800 की मल्टीप्लाई जब हम एक्स स्क्वायर के गुणांक में करेंगे जो कि 1 है, तो कितना आएगा, माइनस का 1800 ही आ जाएगा। तो कितना आएगा भाई, माइनस का 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 1800 आ जाएगा। ठीक है। अब दो वे लगा लेते हैं भाई, एरो के निशान ऐसे करके। ठीक है। एक के नीचे लिखते हैं योग, और दूसरे के नीचे लिखते हैं क्या, गुणा। गुना के नीचे तो सेम नंबर आएगा कितना, माइनस का 1800, और योग के नीचे आएगा जो एक्स का गुणांक होगा। एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर, 5, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। यानी माइनस 1800 के ऐसे हमको फैक्टर करने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग तो आए 5 और गुना करके आए माइनस के 1800। तो क्या क्या हो सकते हैं भाई, देख लीजिए। ये हो जाएंगे आप लोगों के 40 और 45। क्या हो जाएगी, 40 और 45। देखो यहाँ पर एक मैंने 40 ले लिया और एक 45। ठीक है। लेकिन मुझको योग चाहिए प्लस का 5, तो प्लस का 5 कैसे आएगा, अगर मैं प्लस के 45 ले लूं और माइनस के 40, तो दोनों का योगफल कितना आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। और दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसकी और इसकी, प्लस माइनस माइनस, 40 और 45 की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1800, तो माइनस का 1800 बन जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। अब समीकरण 1 में सब कुछ x में चल रहा था, तो दोनों में x चिपका देंगे यहाँ पर ऐसे करके। अब जो कुछ भी हमारा बन गया, क्या करना है अभी, जो कुछ भी हमारा ये बन गया, इसको बीच वाले पद की जगह पर रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 45x माइनस 1800 और बराबर 0। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जोड़े बना लेते हैं। जोड़े बना लिए मैंने। यहाँ पर मैं कुछ भूल गया भाई, यहाँ पर इसको ठीक कर लेना। यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 45x और माइनस का 1800 और बराबर में आएगा 0। ठीक है। जोड़े बना लिए भाई। अब जोड़े बनाने के बाद जो कुछ कॉमन आ सकता है उसको कॉमन ले लेते हैं। चलिए भाई, चलिए पहले वाले जोड़े में कॉमन देख लेते हैं क्या आएगा। पहले वाले जोड़े में कॉमन आ जाएगा हमारा x। x कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा, x माइनस 40 बच जाएगा। कितना भाई, x माइनस 40। दूसरे वाले जोड़े में क्या कॉमन आ सकता है, प्लस का 45 कॉमन आ जाएगा। प्लस का 45 कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा, x माइनस 40 बन जाएगा। आप लोग देख लेना, और बराबर में 0। क्लियर है भाई, ये बन जाएगा। अब दोबारा से फिर हम जोड़े बना लेंगे। एक ये जोड़ा बन गया और एक ये जोड़ा बन गया। इन दोनों जोड़ों में क्या कॉमन आएगा, इस बार कॉमन आ जाएगा x माइनस 40। कितना कॉमन आएगा, x माइनस 40, और आगे बन जाएगा आप लोगों का x प्लस 45, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है भाई, बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर रख के देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यदि यदि x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, x बराबर आ जाएगा हमारा 40। कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 40। दूसरे वाले को भी 0 के बराबर रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं यदि x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा भाई, x बराबर आ जाएगा माइनस का 45। कितना आएगा, x बराबर माइनस का 45 आ जाएगा। और जो x बराबर माइनस का 45 आया है, ये हो जाएगा अमान्य। ये हो जाएगा अमान्य। अमान्य होने का कारण क्या है भाई, जो चाल है ना गाड़ी की, रेलगाड़ी की चाल जो है, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। तो x बराबर 40 ही हमारा मान्य रहेगा। इसलिए जो रेलगाड़ी की चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, x मानी थी हमने, तो रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं अतः अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी हो जाएगी भाई, 40 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और ये क्या हो जाएगा भाई हमारा, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। आई होप प्रश्न नंबर 19 भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेगा प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 जो कि इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न होने वाला है। इस प्रश्न के अंदर बोला गया है, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट पूर्ण करती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न 2019, 20 और 24 में भी आ चुका है। चलिए धारा की चाल ज्ञात कर लेते हैं। धारा की चाल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, धारा की चाल को मान लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल हमने मान ली। अब इस प्रश्न को आगे करने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, एक बार ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। यदि नाव की चाल धारा की दिशा में है, तब नाव की चाल पर क्या असर पड़ेगा इसका, नाव की चाल आप लोगों की बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी, नाव की चाल हो जाएगी आप लोगों की, नाव की चाल जमा धारा की चाल, दोनों को जोड़ करके जो चाल आएगी ना, उस टोटल चाल के बराबर हो जाएगी नाव की चाल। ठीक है ना। लेकिन अगर नाव आप लोगों की धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, तो चाल इस बार घट जाएगी। और कितनी घटेगी, वो हो जाएगी आप लोगों की नाव की चाल माइनस धारा की चाल, यानी दोनों का अंतर करके जो चाल आएगी ना, वो नाव की चाल हो जाएगी।
इस बात को हमेशा याद रखना, आप लोगों को अच्छे से याद रख के चलना है इसको, ठीक है ना। अगर ये समझ में आ गया तो आगे प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न के अंदर क्या बोला, नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने। चलिए धारा की दिशा में 30 किलोमीटर सबसे पहले भेज देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं धारा की दिशा में। यहाँ पर क्या लिखेंगे, धारा की दिशा में। अब जो नाव है हमारी वो धारा की दिशा में जा रही है, ठीक है ना। और नाव की शांत जल में जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो नाव की चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, नाव की चाल हो जाएगी x प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख देते हैं यहाँ पर। तो नाव की चाल धारा की दिशा में कितनी आ जाएगी भाई, x जमा 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करेंगे, 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में लगने वाला समय जो होगा ना उसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में लगा समय, और समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल के। दूरी है हमारी कितनी भाई, 30 किलोमीटर, और जो चाल है हमारी धारा की दिशा में वो कितनी है, x जमा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो समय है हमारा कितना आ जाएगा, 30 बटे x जमा 15 घंटे, ये आ जाएगा भाई, ठीक है। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में जो लगने वाला समय था वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब धारा के विपरीत दिशा में भी तो आएगी ना वो 30 किलोमीटर। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं धारा के विपरीत दिशा में, ये मैंने लिख दिया। अब ये बताइए धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी होगी। नाव की चाल हो जाएगी धारा के विपरीत कितनी भाई, 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। जो नाव की चाल है ना उसमें से धारा की चाल माइनस हो जाएगी। चलिए इसको भी लिख देते हैं, चाल मैंने लिख दी। अब 30 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में जो समय लगेगा उसको भी निकाल लेते हैं। बराबर किसके हो जाएगा भाई, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर, और चाल कितनी है हमारी, 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। लिख देते हैं 15 माइनस x, और इतने घंटे समय आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। जाने में और आने में जितना समय लगना था हमने दोनों निकाल लिए, ठीक है, हमने दोनों निकाल लिए। अब प्रश्न अनुसार हमको चलना है भाई, ठीक है भाई, अब प्रश्न अनुसार हमको चलना है। चलिए आगे देख लीजिए प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा आप लोगों का। प्रश्न अनुसार इसने बोला है भाई जाने में और आने में जो समय लगता है वो 4 घंटे 30 मिनट लगता है। यानी दोनों समय को अगर मैं जोड़ देता हूँ, जाने वाले को भी और आने वाले को भी, तो वो किसके बराबर आएगा, 4 घंटे 30 मिनट के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं जाने में कितना समय लगा था हमको, जाने में समय लगा था हमको 30 बटे x प्लस 15, और आने में जो समय लगा है भाई धारा के विपरीत वो लगा है हमको कितना, 30 बटे 15 माइनस एक्स, इतना ही तो समय लगा है। और ये बराबर हो जाएगा 4 घंटे 30 मिनट के। तो 4 घंटे तो ये हो गया, जमा 30 मिनट का मतलब कितना है भाई, आधा घंटा, तो 1/2 कर देंगे जमा में। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। 4 घंटे 30 मिनट का मतलब कितना होता है भाई, 4.5 घंटे ही तो होता है। और ये जो मैंने लिखा है ये 4.5 घंटे ही तो लिखा है मैंने। इसको सरल कर लेते हैं। अब सरल करने के लिए क्या करूंगा मैं, 30 कॉमन ले लूंगा। 30 कॉमन लेने के बाद कितना बचेगा, 1/, इसको मैं पलट के लिख सकता हूँ क्या, 15 जमा एक्स, और प्लस में हो जाएगा 1/15 माइनस एक्स, ठीक है भाई। और बराबर में कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9/2 इधर बन जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे हल करते हैं इसको। 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई एक में करेंगे कितना आएगा, 15 माइनस एक्स आ जाएगा। उसके बाद 15 जमा एक्स की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो ये आ जाएगा जमा 15 जमा एक्स, और अपॉन में हो जाएगी दोनों की मल्टीप्लाई। एक बार दोनों को लिख लेते हैं, आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 जमा एक्स इंटू 15 माइनस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स, और बराबर में चल रहा है आप लोगों का 2/2, ठीक है भाई। माइनस का एक्स प्लस का एक्स कैंसिल आउट, कितना बच गया 30, मल्टीप्लाई 15 15 कितना हो जाएगा 30, अपॉन में चलिए अब जा, अपॉन में देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 15 प्लस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और वो होता क्या है आप लोगों का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और बराबर में चल रहा है 9/2, ठीक है भाई। 30 और 30 की मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 900 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और यहाँ पर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर में आ जाएगा 9/2, ये आ गया। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो आगे देख लीजिए। आगे तो बड़ा आसान है ये, देखो ऊपर 900 है और इधर दाई ओर भी ऊपर 9 है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो कैसे, 9 एकम 9, और 900 जाएगा 9 से 100 बार, कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 100/225 माइनस एक्स स्क्वायर, और बराबर में आ जाएगा कितना भाई 1/2। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 200, और बराबर में आ जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को मैं बाई ओर लेकर के आता हूँ, ठीक है ना। ये माइनस का था, इधर आकर के हो जाएगा ये प्लस का, और जो 200 है इसको मैं दाई ओर लेकर के जाता हूँ, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, यानी 225 माइनस 200 बन जाएगा। या फिर एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 225 माइनस 200 बराबर होता है 25,
एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 के। लेकिन मुझको तो एक्स का मान निकालना था ना, तो एक्स का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लूंगा। और दोनों पक्षों का जब मैं वर्गमूल लूंगा तो कितना बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर और बराबर में आ जाएगा अंडर रूट 25। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, खाली एक्स बचेगा। और अंडर रूट 25 का मान होता है प्लस माइनस 5। और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, प्लस माइनस 5 को इसको हम लिख सकते हैं एक्स बराबर 5, और दूसरे को लिख सकते हैं एक्स बराबर माइनस का 5, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम इसको। और जो एक्स बराबर माइनस का 5 है ये हो जाएगा हमारा क्या, अमान्य है, क्योंकि चाल कभी भी हमारी ऋणात्मक नहीं होगी, तो इसके सामने लिख देंगे अमान्य। यानी जो एक्स का मान हमारा 5 आया है यही मान्य हो जाएगा। और एक्स ही हमने धारा की चाल मानी थी, इसका मतलब क्या है भाई, धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख देते हैं यहाँ पर अतः, अतः धारा की चाल बराबर कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसने धारा की चाल निकालने के लिए हमसे बोला था। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आप लोगों से अगले चैप्टर में मुलाकात होगी।